पीढ़ियों से इतिहासकारों ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि फ्रीजियंस दरअसल एक जर्मैनिक जाति थी। सैक्सन्स के पड़ोसी और उत्तरी यूरोप की प्राचीन जनजातियों के निकट संबंधी। स्कूल की किताबों से लेकर म्यूजियम की पट्टिकाओं और अकादमिक शोध पत्रों तक हर जगह वही कथा दोहराई जाती रही कि फरीजियन उसी रक्त रेखा से आए, वही भाषा बोलते थे और वही संस्कृति साझा करते थे जो प्रारंभिक जर्मनों की थी। लेकिन क्या यह कहानी पूरी सच्चाई है? क्या हो अगर फरीजियन की असल उत्पत्ति कहीं अधिक प्राचीन, अधिक जटिल और उन सभ्यताओं से जुड़ी हो जिनके निशान इतिहास ने धीरे धीरे मिटा दिए? उत्तरी यूरोप की हवाओं से बहती जमीनों के नीचे जब पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की, तो उन्हें ऐसे अवशेष मिले जो स्थापित समय रेखा से मेल नहीं खाते थे। आभूषण, मिट्टी के बर्तन और दफनाने की रीति रिवाज, जो किसी अलग और विशिष्ट संस्कृति की ओर संकेत करते थे। शुरुआत में इन खोजों को संयोग या व्यापारिक आदान प्रदान का परिणाम मानकर नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे साक्ष्य बढ़ते गए, सवाल गहराने लगे। क्या फरीजियन की जड़ें वाकई जर्मन भूमि तक सीमित थीं या उनसे भी कहीं आगे तक फैली थीं? फिर आई डीएनए की खोज। जब वैज्ञानिकों ने प्राचीन फरीजियन अवशेषों के आनुवंशिक नमूनों की तुलना आसपास की जनसंख्याओं से की, तो परिणाम चौंकाने वाले निकले। फरीजियन में ऐसे आनुवंशिक पैटर्न पाए गए जो उनके कथित मूल स्थान से कहीं दूर के लोगों से मेल खाते थे, संकेत देते हुए कि कभी प्राचीन प्रवासन, संपर्क या शायद कोई भुला दी गई सभ्यता यहां से जुड़ी रही होगी। और यहीं से असली रहस्य शुरू होता है, क्योंकि हर नए साक्ष्य ने उत्तरों से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। क्या फ्रारिजियन सचमुच जर्मैनिक कौम के वंशज थे या वे कुछ और ही थे, एक ऐसी जाति जिनकी कहानी को इतिहास ने गलत समझा, सरल बनाया या जानबूझकर बदला? यह केवल एक प्राचीन समाज की बात नहीं है। यह इस बात का उदाहरण है कि जब नई विज्ञान पुरानी मान्यताओं को चुनौती देता है, तो इतिहास कितनी आसानी से बदल सकता है। यह इस सच्चाई की याद दिलाता है कि हमारा अतीत अक्सर दबा नहीं होता, बल्कि दोहराई गई धारणाओं और अधूरी व्याख्याओं के नीचे दफन होता है। जैसे जैसे प्राचीन फ्रीजियन, उत्तरी यूरोप के आरंभिक लोगों और अन्य भुला दी गई जातियों के बीच हैरान कर देने वाले संबंध सामने आते गए, एक बात साफ होती गई। फ्रीजियन की उत्पत्ति न केवल उनकी कहानी बदलेगी, बल्कि यूरोप के इतिहास की समझ को भी हिला सकती है। लेकिन क्या हो अगर हमें बताई गई हर बात केवल आधी सच्चाई हो? सदियों से फ्रीजियन को नीदरलैंड्स और उत्तरी जर्मनी के तटीय क्षेत्रों में बसने वाले गर्वीले और रहस्यमय लोग कहा गया है। पर वे वास्तव में कौन थे? कई लोगों का मानना है कि वे बस जर्मन जाति की एक और शाखा थे, जबकि कुछ का दावा है कि उनकी जड़ें उन प्राचीन कबीलों तक जाती हैं जो जर्मैनिक पहचान के जन्म से बहुत पहले अस्तित्व में थे। यह सुनने में आसान लगता है जब तक आप गहराई में नहीं उतरते। भाषाविदों, पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने दशकों तक फरीजियन की उत्पत्ति पर बहस की है, और हर किसी को ऐसे संकेत मिले जो दूसरों की खोज से विरोधाभासी लगते हैं। क्या वे सचमुच प्रारंभिक जर्मन विश्व का हिस्सा थे या फिर एक अलग पुरानी संस्कृति का अवशेष जो बाद में उसमें घुल मिल गई? अब आधुनिक आनुवंशिक अध्ययन ने इस रहस्य में नई परतें जोड़ दी हैं, कुछ तथ्यों की पुष्टि करते हुए और कुछ को चुनौती देते हुए। फरीजियन डीएनए के बारे में जो वैज्ञानिकों ने खोजा, उसने कई विशेषज्ञों को हैरान कर दिया, यहां तक कि उन लोगों को भी जो उत्तरी यूरोप की जातीय जड़ों के बारे में खुद को पूरी तरह जानकार समझते थे। लेकिन अगर फरीजियन के बारे में बताई गई सारी बातें, उनकी पहचान और उनकी उत्पत्ति केवल आधी सच्चाई हैं, तो इस रहस्य को समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, उस युग में जब उत्तरी सागर का तट आज जैसा नहीं दिखता था। लिखित इतिहास से बहुत पहले प्रारंभिक जनजातियां उन दलदली जमीनों पर बसीं जिन्हें बाद में फ्रीजलैंड कहा गया। पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि यहां लगभग 2500 ईसा पूर्व से मानव गतिविधि मौजूद थी, यानी किसी भी जर्मैनिक जनजाति के उदय से बहुत पहले। वे लोग कठिन परिस्थितियों में रहते थे, दलदल, बाढ़ और बदलती तटरेखाओं के बीच।
फिर भी उन्होंने समुद्र से बचाव के लिए टेरपन टर्पेन नामक कृत्रिम टीले बनाकर जीवन जीने की उन्नत तकनीकें विकसित कीं। ये समुदाय सिर्फ जीवित नहीं थे, वे फल फूल रहे थे और उत्तरी सागर के पार दूरस्थ संस्कृतियों से व्यापार कर रहे थे। जब पहली जर्मैनिक जनजातियां उत्तरी यूरोप में फैलने लगीं, तब फ्रीजियन तट पहले से ही एक संगठित और समृद्ध समाज का घर था। रोमन अभिलेखों में बाद में इन्हें फ्रीजी कहा गया, एक शक्तिशाली और स्वतंत्र जनजाति जिसने रोमन साम्राज्य के सामने झुकने से इनकार किया। वे घुड़सवारी और समुद्री यात्राओं में निपुण, स्वाभिमानी और स्वतंत्र लोग माने जाते थे। लेकिन कहानी यहीं धुंधली होने लगती है। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद पूरे यूरोप में प्रवासन और आक्रमणों की लहर दौड़ पड़ी। सैक्सन, एंगल्स और अन्य जर्मैनिक जनजातियां ने पश्चिम की ओर बढ़ीं, स्थानीय आबादी के साथ घुल मिल गईं। धीरे धीरे भाषाएं और संस्कृतियां एक दूसरे में समा गईं। तो प्रश्न ये है, क्या फ्रीजियन जर्मनिक दुनिया में समा गए थे या वे शुरू से ही उसका हिस्सा थे? जैसे जैसे शोध आगे बढ़ा, कहानी और रहस्यमय होती गई। सब कुछ एक विचित्र खोज से शुरू हुआ, एक ऐसी खोज जिसे कोई समझा नहीं सका। सन 2000 के शुरुआती वर्षों में वैज्ञानिकों ने यूरोप की विभिन्न जनसंख्याओं के डीएनए का मानचित्र तैयार करना शुरू किया ताकि उनकी प्राचीन जड़ों का पता लगाया जा सके। जब वे नीदरलैंड्स और जर्मनी के उत्तरी तटीय इलाकों यानी फ्रीजियन क्षेत्र तक पहुंचे, तो परिणाम उम्मीदों से बिल्कुल भिन्न निकले। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि फ्रीजियन डीएनए पड़ोसी जर्मन समूहों जैसे सैक्सन या बवेरियनों से मेल खाएगा, लेकिन आनुवंशिक संकेतों ने अलग कहानी सुनाई। फ्रीजियन का डीएनए ब्रिटिश द्वीपों के लोगों, खासकर इंग्लैंड के पूर्वी हिस्सों और स्कॉटलैंड से अप्रत्याशित समानता दिखा रहा था। अब सवाल उठता है, क्या फ्रीजियन वास्तव में एंग्लो सैक्सन से ज्यादा करीब है, या शायद वे उन प्राचीन जनजातियों के वंशज हैं जो जर्मैनिक पहचान के जन्म से भी पहले उत्तरी सागर के किनारों पर रहते थे? इतिहासकार पहले संशय में थे, लेकिन जल्द ही भाषाई प्रमाण भी इस दिशा में इशारा करने लगे। फ्रीजियन भाषा, जो अंग्रेजी की सबसे करीबी रिश्तेदार मानी जाती है, उन प्राचीन भाषिक विशेषताओं को संभाले हुए है जो अधिकतर जर्मन बोलियों से लुप्त हो चुकी हैं। कई विद्वानों ने यह सोचना शुरू किया कि शायद फ्रीजियन और प्रारंभिक अंग्रेज एक गहरे साझा वंश से निकले थे, जो आधुनिक राष्ट्रों की सीमाओं से बहुत पहले का था। और जैसे जैसे नए आनुवंशिक अध्ययन सामने आए, रहस्य और गहरा होता गया। शोधकर्ताओं को फ्रीजियन में प्राचीन उत्तरी यूरोपीय वंश का ऐसा अंश मिला जो जात जर्मैनिक आनुवंशिक प्रोफाइल से पूरी तरह मेल नहीं खाता था। इसका अर्थ था कि उनके रक्त में एक और पुरानी नस्ल का अंश मौजूद था, शायद वह मूल तटीय सभ्यता जो जर्मनिक विस्तार से पहले वहां बसती थी। लेकिन जो खोज उसके बाद हुई, उसने इतिहास को ही बदल देने का संकेत दिया। जब वैज्ञानिकों ने परीक्षण किए, तो नतीजे देखकर विशेषज्ञ भी दंग रह गए। फ्रीजियन डीएनए पूरी तरह आधुनिक जर्मनों से मेल नहीं खाता था, बल्कि उसमें उत्तरी यूरोप और प्रारंभिक तटीय जनसंख्या की एक अनोखी आनुवंशिक मिश्रण दिखाई दी, जो एक कहीं अधिक प्राचीन जनजातीय आधार की ओर संकेत कर रही थी। 2019 में नीदरलैंड्स के शोधकर्ताओं द्वारा संचालित एक आनुवंशिक मानचित्रण परियोजना में आधुनिक फ्रीजियन, जर्मन और डेनिश लोगों के डीएनए का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। परिणामों से पता चला कि जहां फ्रीजियन में कुछ जर्मनिक समूहों जैसे मार्कर मौजूद थे, वहीं उनके डीएनए में वे पुरानी आनुवंशिक रेखाएं भी पाई गईं जो सैक्सन या फ्रैंक जनजातियों के आने से बहुत पहले उत्तरी सागर के तटीय क्षेत्रों में बसने वाले प्राचीन निवासियों में मिलती थीं। पुरातत्वविदों ने इन निष्कर्षों को भौतिक प्रमाणों से मजबूती दी। फरीजलैंड में की गई खुदाइयों में हजारों साल पुराने ऊंचे टीले, रेज्ड माउंट्स पर बसे प्राचीन बस्तियों के अवशेष मिले। वहां पाए गए कलाकृतियां, मिट्टी के बर्तन, औजार और समाधि अवशेष ऐसे सांस्कृतिक पैटर्न दर्शा रहे थे जो शुरुआती जर्मनिक स्थलों पर नहीं मिले थे। यह प्रमाणित करता था कि फरीजियन तटीय समुदायों की अपनी एक स्वतंत्र सांस्कृतिक पहचान थी, शायद अपने पड़ोसी जनजातियों से भी पुरानी। ऐतिहासिक ग्रंथों ने इस कहानी को एक और परत दी।
टैसिटस और प्लिनी द एल्डर जैसे रोमन लेखकों ने फ्रीजियाई, फ्रीजी नामक स्वतंत्र तटीय जनजातियों का उल्लेख किया है, जो रोमन शासन के अधीन आने से इनकार करती थीं। उन्हें साहसी, आत्मनिर्भर और अंतर्देशीय जर्मनिक जनजातियों से सांस्कृतिक रूप से भिन्न बताया गया। इन सभी आनुवंशिक आंकड़ों, पुरातात्विक खोजों और प्राचीन विवरणों के संयोजन ने इस लंबे समय से चली आ रही धारणा को चुनौती देना शुरू किया कि फ्रीजन बस उत्तरी जर्मन थे, बल्कि अब यह स्पष्ट होने लगा कि वे उत्तरी यूरोप के एक स्वतंत्र शाखा के रूप में मौजूद रहे होंगे। शायद वे उस कड़ी का हिस्सा थे जो जर्मनिक युग से पहले की तटीय सभ्यताओं को बाद के एंग्लो सैक्सन प्रवासियों से जोड़ती है। लेकिन यह तो केवल एक बहुत बड़े रहस्य का प्रारंभ था। वह सच्चाई जो सदियों तक दबी रही, अब उजागर होने लगी। लंबे समय तक इतिहासकारों ने सुविधानुसार फ्रीजियन को व्यापक जर्मनिक श्रेणी में रख दिया था। उन्हें अलग सभ्यता मानने के बजाय मौजूदा नक्शों में फिट कर देना आसान था। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में उभरती राष्ट्रवादी विचारधाराओं ने तस्वीर को और धुंधला कर दिया। फ्रीजियन को जर्मनिक परिवार की उपशाखा बताकर राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत किया गया। इस राजनीतिक प्रभाव के चलते शोधकर्ताओं को प्रचलित दृष्टिकोण पर सवाल उठाने से हतोत्साहित किया गया, भले ही नए प्रमाण कुछ और कह रहे हों। आधुनिक विद्वानों का मानना है कि सदियों की घुल-मिल आक्रमणों और भाषा परिवर्तनों के कारण प्रारंभिक फ्रीजियन पहचान का बड़ा हिस्सा खो गया। उनके अपने लिखित अभिलेख सीमित थे और मौखिक परंपराएं समय के साथ फीकी पड़ गईं। नतीजतन उनकी स्वतंत्र सभ्यता का इतिहास परत दर परत लिखे गए सुधारे हुए इतिहास के नीचे दब गया। विवादास्पद बात यह है कि कुछ विशेषज्ञों के अनुसार फ्रीजियन शायद प्राचीन पूर्व जर्मनिक तटीय यूरोपियों के आखिरी जीवित वंशजों में से एक हैं। वे लोग जो उत्तरी सागर के किनारों पर रहते थे, बहुत पहले, जब महाद्वीप की जातीय रूपरेखा ही अलग थी। उनका अस्तित्व, उनकी संस्कृति और उनकी भाषा शायद केवल उत्तरी जर्मनी ही नहीं, बल्कि प्रारंभिक इंग्लैंड को भी गहराई से प्रभावित कर गए। यदि यह सच है, तो इसका अर्थ है कि फ्रीजियन मात्र जर्मनिक चचेरे नहीं, बल्कि एक भूली हुई, कहीं अधिक पुरानी यूरोपीय रक्तरेखा के जीवित साक्ष्य हैं। लेकिन यह सच्चाई जनता से इतने लंबे समय तक क्यों छिपाई गई? हर खोज के पीछे कोई न कोई ऐसा होता है जो सब कुछ प्रश्न करने की हिम्मत रखता है। इस मामले में कई शोधकर्ताओं और इतिहासकारों ने वर्षों तक फ्रीजियन के वास्तविक इतिहास को उजागर करने के लिए समर्पण से काम किया। उनमें से एक थे प्रोफेसर पीटर डे व्रीज, जो प्राचीन यूरोपीय प्रवासों के विशेषज्ञ डच इतिहासकार थे। उन्होंने भाषा और लोक कथाओं के तुलनात्मक अध्ययन से यह दिखाया कि फ्रीजियन भाषा में ऐसे शब्द और ध्वनियां संरक्षित हैं जो आधुनिक जर्मन और डच से भी पुरानी हैं। उनका तर्क था, यही भाषा स्वयं यह प्रमाण है कि उत्तरी सागर तट पर एक प्राचीन सांस्कृतिक निरंतरता मौजूद थी। उसी तरह जेनेटिसिस्ट एरिक मेयर ने प्राचीन फ्रीजियन कब्रिस्तानों से लिए गए डीएनए का विश्लेषण किया। उनके निष्कर्षों में पाया गया कि कुछ आनुवंशिक संकेतक, विशेष रूप से माइटोकॉन्ड्रियल हैप्लोग्रुप्स, उन नमूनों से मेल खाते हैं जो प्रागैतिहासिक तटीय कंकालों में मिले थे। यह स्पष्ट संकेत था कि आधुनिक फ्रीजियन उन्हीं प्राचीन तटीय लोगों के प्रत्यक्ष वंशज हो सकते हैं। ये नतीजे इस धारणा के बिल्कुल विरुद्ध थे कि फ्रीजियन जर्मनी के भीतर से बाद में प्रवास कराए। मानवशास्त्रियों ने भी इस जांच में हिस्सा लिया। उन्होंने नोट किया कि पारंपरिक फ्रीजियन चेहरे की बनावट और शरीर के प्रकार शुरुआती एंग्लो सैक्सन अवशेषों से काफी मेल खाते हैं। इससे यह सिद्धांत और मजबूत हुआ कि दोनों की जड़ें एक साझा प्राचीन तटीय सभ्यता में थीं, न कि मात्र एक जर्मनिक वंश में। परंपरागत इतिहासकारों के विरोध के बावजूद ये शोधकर्ता अपने कार्य में डटे रहे। कुछ को राष्ट्रीय या सांस्कृतिक आख्यानों को चुनौती देने के कारण आलोचना झेलनी पड़ी, तो कुछ को सीमित फंडिंग मिली क्योंकि उनका शोध बहुत विवादास्पद माना गया। फिर भी उनका संकल्प अडिग रहा और यही जिज्ञासा आगे चलकर यूरोपीय इतिहास की सबसे चौंकाने वाली खोज में बदल गई। फिर आया वह व्यक्ति जिसकी खोज ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया, एक ऐसी कड़ी उजागर करते हुए
जो फ्रीजियन को केवल उत्तरी यूरोप से नहीं, बल्कि एक भूले बिसरे प्रवास से जोड़ती थी, जिसने पूरे महाद्वीप के इतिहास की दिशा बदल दी। और फिर हुआ वह खुलासा जिसने सब कुछ उलट दिया। वर्षों तक आनुवंशिक आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद डॉडमेयर की टीम ने एक शोध पत्र प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने फरीजियन डीएनए की तुलना डॉगरलैंड डॉगरलैंड के प्राचीन कंकालों से की। वह अब डूब चुकी भूमि जो हजारों वर्ष पहले ब्रिटेन और मुख्य यूरोप को जोड़ती थी। परिणाम अविश्वसनीय थे। फरीजियन का आनुवंशिक मेल उन लोगों से मिला जो डॉगरलैंड में रहते थे, एक प्रागैतिहासिक क्षेत्र जिसे यूरोप के सबसे प्रारंभिक तटीय निवासियों का घर माना जाता है। इसका अर्थ यह था कि फरीजियन के पूर्वज जर्मनी के भीतर से आए प्रवासी नहीं थे, बल्कि वे उस प्राचीन सभ्यता के जीवित उत्तराधिकारी थे जो अधिकांश जर्मनिक जनजातियों के उदय से बहुत पहले अस्तित्व में थी। यह खोज फ्रीजियन होने के अर्थ को ही पुनर्परिभाषित कर गई। वे अब जर्मनिक विस्तार के वंशज नहीं, बल्कि उस पुरानी यूरोपीय जनसंख्या के अवशेष साबित हुए जो सदियों तक बाढ़ों, प्रवासों और सांस्कृतिक परिवर्तनों के बावजूद जीवित रही। और भी आश्चर्यजनक यह था कि यह खोज उन्हें प्रारंभिक एंग्लो सैक्सन प्रवासियों से गहराई से जोड़ती है, जिन्होंने रोमन युग के बाद ब्रिटेन की ओर प्रस्थान किया था। दोनों समूहों की जड़ें एक ही प्राचीन तटीय सभ्यता तक जाति प्रतीत हुईं। भाषाविद पहले ही कह चुके थे कि फ्रीजियन भाषा पुरानी अंग्रेजी की सबसे करीबी जीवित भाषा है। अब आनुवंशिक प्रमाणों ने साबित कर दिया कि यह समानता केवल संयोग नहीं, बल्कि साझा वंश का परिणाम है। इस खुलासे ने केवल यह धारणा नहीं तोड़ी कि फ्रीजियन जर्मन है, इसने पूरे उत्तरी यूरोप के जातीय मानचित्र को ही पुनर्गठित कर दिया। जर्मनिक पहचान, जिसे कभी मध्य यूरोप से फैलने वाली एक एकल संस्कृति माना जाता था, अब कहीं अधिक जटिल दिखाई दी, जिसमें अनेक प्राचीन तटीय जनसंख्याएं आपस में मिलकर विकसित हुई थीं। सदियों से फ्रीजियन अपने रीति रिवाजों, भाषा और समुद्री जीवन शैली में उस पुराने संसार की झलक संजोए रहे, बिना यह जाने कि उनकी जड़ें कितनी गहरी थीं। पर हर कोई इस सच्चाई को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। जब ये परिणाम सार्वजनिक हुए, तो जैसे भूचाल आ गया। कई इतिहासकारों और राष्ट्रवादी विचारकों ने इन निष्कर्षों को तुरंत खारिज कर दिया। उनका कहना था कि डीएनए के प्रमाणों की गलत व्याख्या की जा रही है और फ्रीजियन हमेशा से जर्मनिक परिवार का ही हिस्सा रहे हैं। कुछ ने तो शोधकर्ताओं पर यह आरोप तक लगाया कि वे ध्यान आकर्षित करने के लिए यूरोपीय इतिहास में विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब यह खोज सामने आई, तो बहस सिर्फ अकादमिक जर्नल्स तक सीमित नहीं रही। यह सोशल मीडिया पर भी फैल गई। नीदरलैंड, जर्मनी और ब्रिटेन के लोग इस पर चर्चा करने लगे कि असल में फ्रिसियन होना क्या मायने रखता है। कुछ लोगों ने इसे गर्व का विषय माना, इस बात का सबूत कि उनके पूर्वज यूरोप की सबसे प्राचीन तटीय सभ्यताओं में से एक थे। वहीं कुछ को लगा कि यह खोज उनकी साझा जर्मनिक पहचान को खतरे में डाल सकती है। विश्वविद्यालयों में इस विषय पर पैनल डिस्कशंस होने लगीं। पुरातत्वविदों ने अध्ययन का बचाव किया, यह दिखाते हुए कि फरीसलैंड में 4000 सालों से अबाध मानव बसावट के प्रमाण मौजूद हैं। भाषाविदों ने भी समर्थन किया। उन्होंने बताया कि पुरानी फ्रिसियन भाषा में ऐसे व्याकरणिक ढांचे हैं जो केवल शुरुआती इंडो यूरोपीय बोलियों में मिलते हैं। मगर आलोचक अब भी सशंकित रहे, यह तर्क देते हुए कि सदियों की जनसंख्या मिक्सिंग के बाद इतनी पुरानी आनुवंशिक सीमाएं अर्थहीन हो चुकी हैं। मीडिया ने आग में घी डालने का काम किया। हेडलाइंस आईं, क्या फ्रिसियंस जर्मनों से भी पुराने हैं? और यूरोप की खोई हुई जनजाति उत्तरी सागर के नीचे मिली। इस सनसनीखेज कवरेज ने जहां आम लोगों में जिज्ञासा जगाई, वहीं इसने बहस को और ध्रुवीकृत कर दिया। इसी बीच कई नई रिसर्च टीमों ने उत्तरी यूरोप के प्राचीन डीएनए नमूनों की पुनः जांच शुरू कर दी, ताकि इस दावे की पुष्टि या खंडन किया जा सके। शुरुआती नतीजों से संकेत मिला कि सच्चाई शायद और व्यापक है, यानी सिर्फ फ्रिसियंस ही नहीं, बल्कि कई तटीय समूहों में यह पुराना प्री जर्मनिक वंश मौजूद हो सकता है। अब सवाल और बड़ा हो गया। अगर फ्रिसियंस डॉगरलैंड के लोगों के वंशज हैं,
तो क्या अन्य आधुनिक यूरोपियों में भी इस भूले बिसरे वंश की झलक मौजूद है? पर क्या कहानी यहीं खत्म होती है? शायद नहीं। फ्रिसियंस की उत्पत्ति पर हुआ यह चौंकाने वाला खुलासा सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, यह आज की पहचान और सभ्यता को भी आकार दे रहा है। आधुनिक डीएनए परीक्षणों और सांस्कृतिक अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि फ्रेसियंस, जिन्हें लंबे समय तक सिर्फ जर्मनिक समझा गया, वास्तव में उत्तरी सागर क्षेत्र की प्राचीन समुद्री जनजातियों से जुड़े आनुवंशिक निशान रखते हैं। इसका मतलब है, उनकी पहचान उतनी सीधी नहीं जितनी इतिहास की किताबों ने बताई। इन खोजों ने इतिहासकारों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जर्मनिक होने का असली अर्थ क्या है। यह पुराने सांस्कृतिक आख्यानों को चुनौती देता है और दिखाता है कि प्रवास, व्यापार और युद्ध ने प्राचीन सभ्यताओं की सीमाओं को किस तरह धुंधला कर दिया। आज भी यह सच्चाई उत्तरी यूरोपियों की अपनी वंशज धारणा, परंपराओं और पहचान को प्रभावित करती है। लेकिन यह रहस्य सिर्फ इतिहास नहीं, हमारा वर्तमान भी है, और जो आगे आने वाला है, वह शायद भविष्य को ही बदल दे। सदियों की धुंध और मिथकों के बाद अब फ्रिसियंस की असली उत्पत्ति स्पष्ट होने लगी है। वे न तो सिर्फ जर्मनिक थे, न पूरी तरह नॉर्डिक, बल्कि दोनों का अद्भुत मिश्रण, जिसे प्रवास, मिलन और अनुकूलन ने गढ़ा। यह खोज न केवल उनके अतीत को पुनर्लिखती है, बल्कि हमें यह भी याद दिलाती है कि मानव इतिहास कितनी गहराई से आपस में जुड़ा हुआ है। यह सिखाती है कि पहचान कोई स्थिर चीज नहीं, यह एक जीवित कहानी है जिसे समय, आंदोलन और खोज लिखते हैं। तो अगली बार जब कोई पूछे, आखिर फ्रिसियंस कौन थे, तो शायद जवाब होगा, वे सबूत थे कि हमारी कहानियां जितनी अलग दिखती हैं, असल में उतनी ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सदियों की चुप्पी और रहस्यों के बाद सच्चाई आखिरकार उजाले में आ गई। पर शायद कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी तरह सुलझाना कभी मुमकिन नहीं।